Hello everyone, I welcome you all again to the next session of chemistry and बहुत सारे बच्चों की ये डिमांड आ रही थी कि मैम हमें स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाए जाएं, तो उनकी डिमांड को रखते हुए आज हम स्टीरियो केमिस्ट्री का टॉपिक ले रहे हैं। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू इज दैट बहुत ही जल्द हम मिक्स्ड एमसीक्यूज को भी शुरू करने वाले हैं एंड वन सेशन दैट इज कि 10 डेज में अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे कवर करें, ये सेशन भी बहुत ही जल्दी अपलोड हो जाएगा। सो डोंट वरी, कीप योर प्रेपरेशन टू बी वेरी वेरी वेल। और दूसरी बात कि आप हमें इस नोट्स को गेटअप करने के लिए, पीडीएफ लेने के लिए आप हमें अपने टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं और हम हमारे यूट्यूब पे भी इसकी जो है अवेलेबिलिटी प्रेजेंट है, सो यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर ऑल्सो। तो चलिए, एक चीज़ जो मैं स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस को लेने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो बेटा ऑर्गेनिक रिएक्शन से बहुत ज़्यादा लिंक की जाती है। आपको कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन दे दी जाएगी और आपको पूछा जाएगा कि उसमें एनांशियोमर्स बनेंगे, उसमें डायस्टीरियोमर्स बनेंगे, या फिर वो कायरल सेंटर होगा, या फिर ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी या नहीं होगी। तो ये जो सब पॉइंट्स हैं इनको ऑर्गेनिक रिएक्शंस के साथ लिंक करके दिया जाता है। तो मेरी आप सबको यही एडवाइस रहेगी सबसे पहले कि आप लोग पहले ऑर्गेनिक का जो बेसिक सेक्शन है, दैट मीन जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं, नेम रिएक्शंस हैं, उनको अच्छे से पढ़ें, क्योंकि जब आप उनको पढ़ लेंगे तो अपने आप ही आप इन क्वेश्चंस को भी आसानी से टैकल कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Yes, first question is which of the following molecule is chiral despite having no chiral center? ये जो मॉलिक्यूल है ये कायरल है, इसके बावजूद कि इसके पास कोई भी कायरल सेंटर अवेलेबल नहीं है। आपके पास जो ऑप्शन दिए हैं सिस 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, 1,3 डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन एंड 1,1 डाइक्लोरोइथेन। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि ये कायरल का मतलब क्या होता है बेटा, कायरल सेंटर का मतलब क्या होता है। मान लीजिए कि हमारे पास कोई कार्बन है और उसके साथ जो सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच है वो सारे डिफरेंट हैं। मतलब यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है ए बी सी डी, डिफरेंट अगर सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कायरल सेंटर बोलते हैं। पहली चीज ये होती है कि वो जो कार्बन है वो क्या होना चाहिए, एसिमेट्रिक होना चाहिए, उसके साथ में जो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है वो सेम नहीं होने चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कायरल होने के लिए कि उसके पास कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, उसके पास कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री, कोई एक्सियल सिमेट्री, कोई पॉइंट सिमेट्री प्रेजेंट ना हो, तो वो क्या होता है बेटा, कायरल सेंटर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें, अगर हम इसी प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी को बेटा, कि इसके पास कोई सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं 6,1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन को प्रिपेयर करती हूँ तो साइक्लोहेक्सेन ये हो गया बेटा, और 1,2 पे क्या है, डाइक्लोर, और सिस फॉर्म में है तो दैट मीन्स दोनों क्या है, या तो अबव द प्लेन प्रेजेंट होंगे या फिर डाउन द प्लेन प्रेजेंट होंगे, तो ये इसका स्ट्रक्चर होगा, राइट। अब यहाँ पे तो आपको पता है कि ये जो मॉलिक्यूल है इसके पास क्या प्रेजेंट है बेटा, प्लेनोसिमेट्री प्रेजेंट है, इसके पास तो लाइनोसिमेट्री प्रेजेंट है, दैट मीन्स ये जो मॉलिक्यूल, ये जो सिस वाला स्ट्रक्चर है ये कायरल नहीं हो सकता। दूसरा हम देखते हैं बेटा ट्रांस वाला, ट्रांस क्या होगा। अब ट्रांस में क्या प्रेजेंट होगा बेटा, ट्रांस का स्ट्रक्चर यही होगा, लेकिन इसमें जो 1 Cl है वो अबव द प्लेन प्रेजेंट होगा और दूसरा Cl बिलो द प्लेन प्रेजेंट होगा। तो ये हमारे पास दूसरा मॉलिक्यूल हो गया, दैट इज ट्रांस 1,2। अब देखो यहाँ पे कोई सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, इसके पास कोई कायरल सेंटर नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखोगे कार्बन जो है उनके साथ डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है लेकिन नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, इनके पास कायरल सेंटर ना होने की वजह से फिर भी ये कायरल है, क्योंकि क्या है, इनके पास कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। अभी मैंने आपको बताया कायरल होने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है, एक उसके साथ सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट होने चाहिए और दूसरा उसके पास कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। ट्रांस के पास क्या है, कोई भी सिमेट्री नहीं है, तो आई थिंक इसका करेक्ट आंसर बी ही होगा। बेंजीन में देखें, बेंजीन 1,3 डाई सब्स्टिट्यूटेड, मतलब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे है, तो इसके पास तो सिमेट्री प्रेजेंट है बेटा। और 1,1 डाइक्लोरोइथेन, इथेन दैट मीन्स 2 कार्बन्स एंड 1,1 डाइक्लोरो मतलब 2 कार्बन्स आर अटैच। यहाँ पे तो बेटा ये कायरल सेंटर ही नहीं है इसके पास। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज बी, ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। यस, जो ट्रांस 1,2 साई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन होते हैं वो क्या होते हैं, उनके पास प्लेन और सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती है, इसकी वजह से वो कायरल हो जाते हैं, बेशर्ते कि उनके पास कायरल सेंटर भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर 2,3,4 ट्राइक्लोरोपेंटेन। 2,3,4 ट्राइक्लोरोपेंटेन के लिए कितने स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल हैं। अब यहाँ पे देखिए आपके पास, अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाए पेंटेन, दैट मीन्स वी हैव 5 कार्बन्स एंड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ।
सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पे जो है हमारे पास क्लोरीन प्रेजेंट है बेटा, और बाकी हम इसकी वैलेंसी पूरी कर देंगे हाइड्रोजन से। तो इस तरह से हाइड्रोजन से वैलेंसी पूरी हो गई, ये स्ट्रक्चर बनेगा। इन्होंने पूछा इसके पास कितने स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल है। अब स्टीरियो आइसोमर्स कहाँ से आते हैं बेटा, कायरल सेंटर से आते हैं। इसके पास जितने कायरल कार्बन प्रेजेंट होंगे उसी के बेसिस पे हम इसके स्टीरियो आइसोमर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये देखते हैं कि इसके पास कितने कायरल कार्बन है। देखिए ये वाला जो कार्बन है ये कायरल नहीं है, क्योंकि इसके पास 3 हाइड्रोजन है जो कि सेम है, ठीक है। उसके बाद ये वाला कार्बन देखिए बेटा, इसके पास एक CH3 है, एक H है, एक Cl है, एक ये वाला ग्रुप है, दैट मीन्स ये कायरल कार्बन है। जो थर्ड कार्बन है दैट इज ऑल्सो कायरल कार्बन, एंड द फोर्थ कार्बन इज ऑल्सो कायरल कार्बन। अगर आप इसको एनालाइज करेंगे तो ये जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ कायरल जो कार्बन प्रेजेंट है वो सारे के सारे क्या, उनके साथ जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है वो डिफरेंट है, दैट मीन्स वो क्या हो गए, कायरल। यानी कि इसके पास कितने कायरल सेंटर है बेटा, 3 कायरल सेंटर अवेलेबल है। और जो स्टीरियो आइसोमर निकालने का फॉर्मूला होता है कि जब हमने स्टीरियो आइसोमर निकालना होता है तो उसको हम क्या करते हैं 2⁻n, जहां पे n क्या है बेटा, कायरल सेंटर। इसका फॉर्मूला क्या होता है 2⁻n, और जहां पे n क्या है दैट इज कायरल सेंटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 2⁻3 दैट मीन्स 8। तो इसके पास कितने स्टीरियो आइसोमर्स प्रेजेंट होंगे, दैट इज 8 स्टीरियो आइसोमर्स विल बी प्रेजेंट फॉर द 2,3,4 ट्राइक्लोरोपेंटेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Yes, I have given the explanation here. Yes, it's a very important question. What is the configuration of the following compound? आपको इसकी configuration बतानी है कि क्या होगी। इसकी configuration RS होगी या EZ होगी। देखिए पहली बात, आप लोगों को अगर पता हो, जो हम EZ configuration लेते हैं बेटा वो मेनली किसके लिए लिए जाती है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए लिए जाते हैं, जिनके पास क्या होते हैं, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं। और जियोमेट्रिकल आइसोमर्स नॉर्मली क्या होते हैं बेटा, एल्कीन्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो E एंड Z तो इसका आंसर नहीं होगा, ऑफ कोर्स ये बात है R या S में से ही आंसर होगा, तो हम देख लेते हैं। अब किसी की कन्फिग्रेशन निकालने के लिए हमें क्या करना होता है बेटा, उन्हें प्रायोरिटी ऑर्डर दिया जाता है। प्रायोरिटी ऑर्डर की हाईएस्ट से लोवेस्ट की तरफ हम प्रायोरिटी देते हैं। अगर हम काउंटिंग में चलेंगे, अगर वो क्लॉकवाइज जाता है तो R कन्फिग्रेशन, और अगर एंटी क्लॉकवाइज जाता है तो S कन्फिग्रेशन बनती है। अब यहाँ पे हम प्रायोरिटी ऑर्डर देते हैं, देखिए, और वो दिया जाता है अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे देखेंगे, देखिए Br का जो एटॉमिक नंबर होता है वो सबसे ज्यादा होता है, और जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होता है तो उसको प्रायोरिटी ऑर्डर 1 दिया जाता है, और जिसका सबसे कम होता है उसको प्रायोरिटी ऑर्डर क्या दिया जाता है बेटा, सबसे लेस दिया जाता है। तो यहाँ पे 1 इसका हो गया। उसके बाद अब कौन सी बात है, Cl का होगा, आफ्टर दैट CH3 का, और यहाँ पे H का क्या हो जाएगा बेटा 4। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जो हमारे पास सबसे लोवेस्ट जिसको प्रायोरिटी ऑर्डर मिला है वो हमेशा बिलो द प्लेन प्रेजेंट होना चाहिए। अगर यही H अबव द प्लेन प्रेजेंट होता तो इसकी कन्फिग्रेशन चेंज हो जाती। अगर ये R होता तो S बन जाता, अगर S होता तो R बन जाता। तो जो लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला एलिमेंट है उसको बिलो द प्लेन प्रेजेंट होना सबसे ज्यादा जरूरी है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। तो इसका जो करेक्ट प्रायोरिटी, ये देखिए यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो 1 2 3 हम कैसे चल रहे हैं, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज जब हम चलते हैं तो कौन सी कन्फिग्रेशन आती है, दैट इज R कन्फिग्रेशन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज ए, R कन्फिग्रेशन। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, यहाँ पे दिया है कि विच कंपाउंड विल डेफिनेटली बी ए कायरल। इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो डेफिनेटली ए कायरल है। फिर से वही बात, कायरलिटी देखने के लिए सिर्फ 2 चीजें आपको देखनी है, उस कार्बन के साथ सारे एलिमेंट्स अलग होने चाहिए, और दूसरी बात क्या है कि उसके अंदर कोई सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम 2 ब्यूटेनॉल को देखते हैं। 2 ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा, 1 2 3 4, और यहाँ पे 2 पे क्या है, OH प्रेजेंट है, CH3 CH2 CH2 CH3। यहाँ पे हमारे पास क्या है बेटा, क्या ये कायरल सेंटर है, क्या ये कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर बनेगा। यहाँ पे एक हमारे पास OH प्रेजेंट है, एक H प्रेजेंट है, एक CH3, यहाँ पे कायरल सेंटर है। अगर कायरल सेंटर है तो ये कायरल कैसे हो सकता है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा इसका। सेकंड आता है दैट इज मीजो 2,3 ब्यूटेन डाइओल। मीजो 2,3 ब्यूटेन डाइओल। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मीजोफॉर्म कौन सी होती है बेटा, मीजोफॉर्म क्या होती है कि इनके अंदर पहले से एक सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट होता है। तो आप यहाँ से क्वेश्चन को डायरेक्ट ही एलिमिनेट कर सकते हो। आपको पता है कि जो मीजो कंपाउंड होते हैं वो डेफिनेटली एक आरएल होते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है बेटा, सिमेट्री प्रेजेंट होती है। अब जिनको नहीं पता मैं बता देती हूँ कैसे। अगर मैं 2,3 ब्यूटेन डायोल का स्ट्रक्चर प्रिपेयर करूँ तो वो ऐसा आएगा, दैट इज CH3 H OH H OH एंड CH3। ये है हमारे पास ब्यूटेन 2,3 डायोल। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो तो ये वाली जो हमारे पास पॉइंट है बेटा, ये वाला जो पॉइंट है इसके अराउंड सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है। देखिए ऊपर भी CH3 नीचे भी CH3, ऊपर भी HOH नीचे भी HOH, तो इनके पास क्या है, सिमेट्री प्रेजेंट है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, कि वो डेफिनेटली क्या होगा, एक कायरल ही होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज बी, एक आयरन। इसमें जो एक ऑप्शन दिया था कि एलीन्स का, ये बताइएगा मुझे, क्या एलीन्स एक आयरल होते हैं या कायरल होते हैं? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। पहले मुझे बताइएगा कि एलीन्स क्या होते हैं और ये किस कैटेगरी में आते हैं, मेटल की किस कैटेगरी में ये आते हैं, और ये कायरल होते हैं, ये एक आयरल होते हैं, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, विच स्टीरियोकेमिकल डेजिग्नेशन अप्लाइज टू अ कार्बोनिल ग्रुप विद ए आरी फेस अटैक। क्वेश्चन आता है ये आरी फेस अटैक क्या होता है और कौन सी डेजिग्नेशन हम देते हैं उसको जब आरी फेस अटैक होता है। देखिए जितने भी हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं बेटा, जैसे सी डबल बॉन्ड हो गया, या फिर कोई भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है, या तो क्या होगा बेटा, या तो सी डबल बॉन्ड ओ प्रेजेंट होगा, वो भी sp2 ही होता है, और या फिर हमारे पास क्या है, कोई कार्बोकेटाइन टाइप प्रेजेंट है, तो वो क्या होते हैं, प्लेनर स्ट्रक्चर होते हैं, ये प्लेनर स्ट्रक्चर है। तो इनके ऊपर अटैक दोनों साइड से हो सकता है, बैक साइड भी अटैक हो सकता है, फ्रंट साइड भी अटैक हो सकता है। यानी कि प्लेनर स्ट्रक्चर होने की वजह से, इनके पास सिमेट्री होने की वजह से बोथ साइड में, तो इनके ऊपर अटैक बैक साइड से भी हो सकता है, फ्रंट साइड से भी अटैक हो सकता है। तो ये जो कार्बोनिल अटैक है, जब मान लो इस साइड से अटैक इस तरह से हो कि जो बाकी के एलिमेंट्स हैं हमें ऐसा दिखे कि वो क्लॉकवाइज पैटर्न के अंदर अरेंज हैं, तो उनको हम बोलते हैं दैट इज आर ई फेस अटैक। उनको क्या बोला जाता है बेटा, आर ई फेस अटैक। तो यहाँ पे क्या है, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं फिर से रिपीट करूंगी इस बात को, कि मान लीजिए कोई भी अटैक ऐसे हुआ कि सामने उस अटैकर को ऐसा दिखा कि जो सामने वाले एलिमेंट्स हैं वो कैसे अरेंज हैं, क्लॉकवाइज पैटर्न के अंदर अरेंज हैं, तो वो होगा आरी फेस अटैक। अगर एक अटैक ऐसा हुआ जिसमें उसको सामने वाले एलिमेंट ऐसे दिखे कि वो एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न के अंदर अरेंज है, तो वो होगा एसई फेस अटैक, एस आई फेस अटैक। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, मैंने अभी बताया कि आरी फेस अटैक के लिए क्या होना चाहिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरह प्रायोरिटी ऑर्डर अरेंज होना चाहिए। तो आई थिंक इसका करेक्ट आंसर ए ही हो जाएगा। और अटैक फ्रॉम द एंटी क्लॉकवाइज प्रायोरिटी, अटैक फ्रॉम द फेस गिविंग आर कन्फिग्रेशन, अटैक फ्रॉम द फेस गिविंग एस कन्फिग्रेशन। ऐसा जरूरी नहीं होता कि आर ही फेस वाला हमेशा आर ही कन्फिग्रेशन देगा या एस आई वाला एस कन्फिग्रेशन देगा, ये डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर। तो मेन क्या होता है कि वो क्लॉकवाइज पैटर्न के अंदर अरेंज होने चाहिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको दिए हुए हैं कुछ स्टेटमेंट्स और आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होगी। ठीक है, तो चलते हैं पहली स्टेटमेंट पे। दो कंपाउंड्स हैं जो डिफर करते हैं एट ओनली वन कायरल सेंटर आउट ऑफ सेवरल आर कॉल्ड एज डाइस्टीरियोमर्स। क्वेश्चन आता है डाइस्टीरियोमर्स क्या होते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में बात करूं बेटा, डाइस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, विच आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते, उनको हम क्या बोलते हैं, डाइस्टीरियोमर्स बोलते हैं। ऑफकोर्स ही बात है, अगर उनके पास कोई भी एक कायरल सेंटर ऐसा हुआ जिसके पास सारे सब्स्टिट्यूएंट्स अलग हुए, तो वो तो मिरर इमेज बन ही नहीं सकते। तो आई थिंक ये करेक्ट क्या होगी, करेक्ट स्टेटमेंट होगी कि डायस्टीरियोमर्स वो बन सकते हैं जब किसी भी एलिमेंट के पास एक कायरल सेंटर है, मतलब वो डायस्टीरियोमर्स बनाएगा। सेकंड देखते हैं, जो सिस ट्रांस या फिर ईजेड जो आइसोमर्स होते हैं किसी भी सब्स्टिट्यूट साइक्लोहेक्सेन रिंग के, वो ऑलवेज क्या होते हैं बेटा, डायस्टीरियोमर। ये क्वेश्चन अभी हमने करा भी है कि जो सिस ट्रांस वाले होते हैं उनके पास क्या होता है, उनके पास कायरल सेंटर नहीं भी है, लेकिन फिर उनके पास क्या होता है, उनके पास कायरलिटी प्रेजेंट होती है। तो जो सिस ट्रांस साइक्लोहेक्सेन रिंग के जो आइसोमर्स होते हैं वो डायस्टीरियोमर्स होते हैं, चाहे उनके पास कोई भी कायरल सेंटर अवेलेबल नहीं होता। ये भी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस करा है, तो आई थिंक ये स्टेटमेंट भी करेक्ट होगी। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, एक मीजो कंपाउंड कैन हैव डायस्टीरियोमर्स इवन इफ इट इज ए कायरल। अगर मीजो कंपाउंड है, चाहे वो ए कायरल है, उसके डायस्टीरियोमर्स बन सकते हैं। ऑफ कोर्स ये बात है बेटा, बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते, क्योंकि क्या होता है कि मीजो कंपाउंड होते हैं, मैंने अभी आपको ब्यूटेन 2,3 डायोल का एग्जांपल दिया था, CH3H OH H OH CH3। अब यहाँ पे देखिए आपके पास कायरल सेंटर तो अवेलेबल है ना बेटा, है ना। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि अगर वो एक आयरल भी हो, अगर वो एक आयरल भी होगा तब भी उसके डायस्टीरियोमर्स होंगे, क्योंकि चाहे वो ओवरऑल एक आयरल है, उसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, लेकिन स्टिल उसके पास एक कार्बन तो एक कायरल प्रेजेंट है ना, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट होगी, सी भी करेक्ट है। डी क्या है बेटा, जितने भी डायस्टीरियोमर्स होते हैं, ऑल डायस्टीरियोमर्स डिफर इन ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग NMR सिग्नल। सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफर करें ऐसा जरूरी नहीं है। देखो ये क्या होती है बेटा, बिल्कुल हाई लेवल की स्टेटमेंट होती है कि जब आप सभी प्रॉपर्टीज को इक्वल बोल रहे हैं, और ये बहुत रेयरली ऐसा होता है कि ऐसी कोई स्टेटमेंट करेक्ट होगी। तो ये आपको तो ऐसे ही नेग्लेक्ट करना है कि सभी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये डी स्टेटमेंट तो मुझे सही नहीं लग रही है, और अगर डी सही नहीं है तो ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया, फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया।
बाकी देखते हैं, अब ई के बेसिस पे देखते हैं। Enantiomers of one compound can become diastereomers of the other compound if an additional chiral carbon is introduced. क्वेश्चन आता है, दो चीजें टर्म्स आ गई बेटा, यहाँ पे एक आ गया इनांशियोमर्स और एक क्या आते हैं, डायस्टीरियोमर। अभी मैंने आपको बताया कि जो इनांशियोमर्स होते हैं वो एक दूसरे की क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं, लेकिन वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होते हैं, वो एक दूसरे के मिरर इमेज बनेंगे। जैसे हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो हमारे मिरर में राइट हैंड की तरह दिखता है, लेकिन वो एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पॉसिबल होते हैं। तो ऐसी मिरर इमेज जो एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पॉसिबल हो उसको हम क्या बोलते हैं, इनांशियोमर्स। और डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, जो एक दूसरे के मिरर इमेज ही नहीं होते, तो उनको हम डायस्टीरियोमर्स कहते हैं। ठीक है, तो इनांशियोमर जो है एक कंपाउंड का, वो डायस्टीरियोमर बन सकता है अगर एक कार्बल कार्बन इंट्रोड्यूस हो जाए। हाँ बिल्कुल बन सकता है, अगर कार्बल कार्बन आ जाएगा तो डायस्टीरियोमर अपने आप ही बन जाएगा। ठीक है, तो ई तो वैसे ही करेक्ट है, समझ आता है। नॉट ऑल मॉलिक्यूल्स विद टू स्टीरियो सेंटर विल हैव डायस्टीरियोमर। ऑल मॉलिक्यूल्स विद टू स्टीरियो सेंटर विल हैव डायस्टीरियोमर्स। अब दो स्टीरियो सेंटर तो देखो इसमें भी थे बेटा, CH3 HOH HOH और उसके बाद CH3। इनके पास, हमारे पास क्या थे बेटा, दो स्टीरियो सेंटर अवेलेबल थे, लेकिन उनके पास डायस्टीरियोमर्स होंगे या नहीं होंगे। देखो यहाँ पे तो हमारे पास इमेज लाई कर रही है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। इसका मतलब F स्टेटमेंट भी नहीं होगी, और F नहीं होगा तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन ए। तो यहाँ से आपको कुछ प्रॉपर्टीज पता लगी होंगी कि अगर किसी के पास कायरल सेंटर अवेलेबल है तो वो डायस्टीरियोमर्स डेफिनेटली बनाएगा। कोई इनांशियोमर डायस्टीरियोमर बन सकता है अगर उसके पास कायरल सेंटर अवेलेबल है। और दूसरा, जो हमारे पास मीजो कंपाउंड्स होते हैं वो अपने आप में एक कायरल होते हैं, लेकिन उनके पास कायरल सेंटर तो है ना, दैट मीन्स वो क्या बना सकते हैं, डायस्टीरियोमर्स बना सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू कैन अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। यस, तो यहाँ पे हमारे पास ए ऑप्शन विल बी करेक्ट, राइट। चलिए, विच मॉलिक्यूल शो कन्फर्मेशनल इनांशियोमर्स। कौन से जो मॉलिक्यूल हैं वो कन्फर्मेशनल इनांशियोमेरिज्म को शो करते हैं। क्वेश्चन आता है कि कन्फर्मेशनल इनांशियोमेरिज्म क्या होता है। देखिए, जो हमारे पास दो टाइप के स्टीरियो आइसोमेरिज्म होते हैं, एक होते हैं कन्फिग्रेशनल और एक होते हैं कन्फर्मेशनल। तो जो हमारे पास कन्फिग्रेशनल होते हैं उसमें क्या होता है बेटा, बॉन्ड के अराउंड रोटेशन बहुत ईजी होती है। किसमें, कन्फर्मेशनल में। लेकिन जो हम कन्फिग्रेशनल में, लेकिन जो हमारे पास कन्फर्मेशनल होते हैं उसमें बॉन्ड के अराउंड रोटेशन इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो जहां पे आपको लगे कि बॉन्ड की रोटेशन डिफिकल्ट है, मतलब वहां पे कौन सा आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा, दैट इज कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास देखिए जो इथेन है, इथेन तो CH3 अब ये तो सिंगल बॉन्ड है बेटा, ये तो बहुत ही ज्यादा इजीली मूवमेंट पॉसिबल है, तो ये तो स्ट्रक्चर हो ही नहीं सकता। सेम ऐसे ब्यूटेन भी नहीं हो सकता, साइक्लोब्यूटेन भी नहीं हो सकता। सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सब्स्टिट्यूटेड जो बाइफिनाइल्स होते हैं, बाइफिनाइल्स क्या होते हैं बेटा, जब टू फिनाइल रिंग्स आपस में एसोसिएट होती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल्स। दो रिंग्स आपस में प्रेजेंट होती है फिनाइल रिंग, तो उसको बाइफिनाइल्स बोलते हैं। और अगर यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट हो जाएगी तो उसको बोला जाएगा दैट इज सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल्स। तो यहाँ पे जो हमारे पास बाइफिनाइल्स होते हैं उनके बीच में जो रिस्ट्रिक्शन है वो इतनी ज्यादा ईजी नहीं है। यहाँ पे जो कार्बन कार्बन रोटेशन है इट्स नॉट ईजी, और जहाँ पे रोटेशन ईजी नहीं है मतलब वहाँ पे कौन सा आइसोमेरिज्म आ जाएगा, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। चलिए, हाँ जी, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए और, मुझे ये बताइए कि जो ये साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोब्यूटेन है, इसको भी मैंने बताया कि इसके अंदर इजीली हमारे पास रोटेशन हो सकती है। तो मुझे बताइएगा कि ये कौन सी कन्फर्मेशन को होल्ड करता है, यू विल टेल मी कौन सी कन्फिग्रेशन ये होल्ड करता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे। साइक्लोब्यूटेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग एल्कीन्स, आपको फॉलोइंग एल्कीन्स को कंसीडर करना है। ये वाली एल्कीन आपके पास दी हुई है, चलिए मैं इसको लिख देती हूँ थोड़ा सा। C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे बेटा Br प्रेजेंट है, और यहाँ पे CH2 CH3, दूसरी साइड में बेटा CH3 प्रेजेंट है और CN प्रेजेंट है। ठीक है, आपको इसकी नेमिंग IUPAC नोमेनक्लेचर आपको आना चाहिए। और दूसरा देखिए, यहाँ पे IUPAC नोमेनक्लेचर नहीं दिया है, यहाँ पे ईजेड कन्फिग्रेशन को भी पूछा गया है कि इसमें से कौन सी कन्फिग्रेशन पॉसिबल होगी। तो पहला हमारा टास्क क्या होगा कि पहले हम इसकी नेमिंग करके देख लेते हैं एक बार, इसकी नेमिंग क्या बनती है। देखिए, यहाँ पे कहाँ से हमारे पास शुरू होगा, 1 2 3। हमें पता है कि जो डबल बॉन्ड होता है उसको सबसे लोवेस्ट नंबर दिया जाता है, मतलब प्रायोरिटी में उसको सबसे पहले रखा जाता है। तो यहाँ पे 1 2 3 बनेगा। तो इसके अकॉर्डिंग मुझे समझ आ रहा है कि इसका नाम, इतना तो समझ आ रहा है कि 1 ब्रोमो है ना, उसके बाद 2 साइनो, अल्फाबेटिकली अगर हम अरेंज करेंगे 1 ब्रोमो 2 साइनो, और उसके बाद 1 इथाइल, और 3 कार्बन के लिए हो गया दैट इज प्रोपीन।
तो ये इसका नाम बनेगा, ये तो समझ आता है, 1 ब्रोमो, ये नेम समझ आता है, दैट इज 1 ब्रोमो 2 साइनो 1 इथाइल प्रोपीन, ये तो समझ आता है। क्वेश्चन आता है कि अब ई जेड में से कौन सी कन्फिग्रेशन होगी। जब भी आपको ये जानना होता है बेटा कि ई और जेड में से कौन सी कन्फिग्रेशन आने वाली है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे देखेंगे कि प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे है। आप कार्बन, इस वाले कार्बन के ऊपर भी देखें कि सबसे फर्स्ट नंबर किसको मिलेगा बेस्ड ऑन इट्स एटॉमिक नंबर, और आप सेकंड कार्बन पे भी देखेंगे कि सबसे फर्स्ट नंबर किसको मिलेगा बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर। अगर वो दोनों जो एलिमेंट है वो सेम साइड प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे ई कन्फिग्रेशन, और अगर वो दोनों अपोजिट साइड में प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे दैट इज जेड कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ से हमारे सॉरी, अगर अपोजिट में होंगे तो ई कन्फिग्रेशन, और अगर एक साइड होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज जेड कन्फिग्रेशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखियो, यहाँ पे जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर मिलेगा वो किसको मिलेगा, दैट इज ब्रोमीन को, तो उसे मिल गया 1, और जो हमारे पास सी एन है यहाँ पे उसको मिलेगा सी एन को। देखिए यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, लेकिन जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसमें क्या है, हाइड्रोजन, और इसमें क्या है, नाइट्रोजन, दैट मीन्स इसको फर्स्ट नंबर यहाँ पे मिलेगा। तो आप ये देख रहे हैं कि जो 1 और 1 है वो कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा, अपोजिट साइड पे। फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले जो एलिमेंट है अगर वो अपोजिट साइड प्रेजेंट है तो उसको हम ई कन्फिग्रेशन बोलेंगे, और अगर वो सेम साइड प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, जेड कन्फिग्रेशन बोलेंगे। तो यहाँ पे नाम देख लेते हैं पहले एक बार। 1 ब्रोमो 2 साइनो 1 इथाइल प्रोपीन, आई थिंक इसका करेक्ट आंसर डी होना चाहिए। 1 ब्रोमो 2 साइनो 1 ब्रोमो 2 साइनो 1 इथाइल प्रोपीन। यहाँ पे 1 काट दीजिएगा, यहाँ पे 1 आएगा, तो उसका करेक्ट आंसर ए होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ द रेसिमाइजेशन, इसमें से रेसिमाइजेशन किसकी वजह से हो जाएगी, तो रेसिमाइजेशन क्या होगी वो बताना है आप लोगों को। सबसे फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ अ प्लेनर। देखिए रेसिमाइजेशन, पहले तो क्वेश्चन आते हैं कि रेसिमाइजेशन क्या होती है। रेसिमाइजेशन क्या होती है बेटा कि जब हमारे पास रेसिमाइजेशन क्या होगी कि अगर मान लीजिए कि एक हमारे पास एलिमेंट ऐसा है जो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड में रोटेट करता है तो उसको हम बोलते हैं लीवो रोटेटरी, और अगर कोई कंपाउंड ऐसा है जो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड में रोटेट करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीवो रोटेटरी, और अगर राइट साइड में करता है तो उसको क्या बोलते हैं, डेक्सो रोटेटरी। और अगर किसी कंपाउंड में ये दोनों रोटेशन पॉसिबल है, मतलब इस अल्टीमेटली क्या होगा बेटा, वो कहीं पे भी रोटेट नहीं करेगा। लीवो रोटेटरी लेफ्ट साइड रोटेट कर रहा है, डेक्सो रोटेटरी राइट साइड रोटेट कर रहा है, लेकिन अगर कोई कंपाउंड ऐसा हो जाए जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट ना कर पाए, उसके अंदर 50% डेक्सो रोटेटरी प्रेजेंट है और 50% लीवो रोटेटरी प्रेजेंट है, तो वो कौन सा मिक्सचर बन जाता है बेटा, रेसिमाइजेशन मिक्सचर बन जाता है। अब क्वेश्चन है आप लोगों के पास की इसमें से कौन सा रेसिमाइजेशन को इंक्रीज करेगा, फॉर्मेशन ऑफ अ प्लेनर कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। ठीक है, सबको उस कार्बोकेटाइन अगर बनेगा बेटा, इस तरह से कार्बोकेटाइन बन रहा है तो इसके ऊपर तो दोनों साइड से अटैक पॉसिबल है, मतलब यहाँ पे बोथ साइड अटैक पॉसिबल है, और दोनों साइड अटैक बनेगा तो कौन सा मिक्सचर बनेगा, रेसिमिक मिक्सचर। उसके बाद देखिए सीधी सी बात आपको ये याद रखनी कि कोई प्लेनर स्ट्रक्चर अगर है तो वहां पे दोनों साइड से अटैक हो सकता है, और अगर दोनों साइड से अटैक हो सकता है तो वहां पे 50% बैक साइड अटैक की पॉसिबिलिटी है, 50% फ्रंट साइड अटैक की पॉसिबिलिटी है, तो वहां पे क्या मिलेगा, रेसिमिक मिक्सचर देखने को मिलेगा। उसके बाद है रिएक्शन प्रोसीडिंग थ्रू SN1 मैकेनिज्म। अब SN1 मैकेनिज्म में भी क्या होता है बेटा, कार्बोकेटाइन बनता है। अब आप लोग मुझे SN1 का बताएंगे, टर्शरी प्राइमरी और सेकेंडरी का करेक्ट ऑर्डर क्या होता है, कौन सबसे ज्यादा SN1 मैकेनिज्म को देना चाहता है। ठीक है, थर्ड है हमारे पास प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दैट अटैक्स फ्रॉम द बैक साइड अटैक। अभी ये कुछ ये तो पार्ट यहीं से नेग्लेक्ट हो जाता है बेटा, अगर कोई बैक साइड से अटैक कर रहा है तो रेसिमी मिक्सचर तो वहां पे मिलेगा ही नहीं, उसमें तो दोनों साइड अटैक होना चाहिए, बैक साइड भी और फ्रंट साइड भी, तो ये थर्ड ऑप्शन तो ऐसे ही नेग्लेक्ट हो गया। तो इसका मतलब ये जो सी ऑप्शन है ये भी गलत है, डी ऑप्शन भी गलत है। अब देख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ एन इनोलेट इंटरमीडिएट। इनोलेट इंटरमीडिएट भी क्या होते हैं बेटा, बिल्कुल प्लेनर होते हैं। अब आप लोग मुझे बताएंगे इनोलेट कहाँ पे बनते हैं, यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो इनोलेट की फॉर्मेशंस को डिस्क्राइब करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 4, बी विल बी द करेक्ट आंसर। यस, बी विल बी द करेक्ट आंसर, 1, 2 एंड 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि विच कंडीशन लीड्स टू द रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन, कन्फिग्रेशन की रिटेंशन रहती है, अगर R है तो R ही रहेगा, S है तो S ही रहेगा, ऐसी कौन सी कंडीशन है इन द SN1 रिएक्शन। अब देखिए SN1 रिएक्शन अभी हमने किया कि उसके अंदर क्या बनती है बेटा, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है, तो हमने कर लिया।
अब हमें बताना है कि रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन कौन सी ऐसी चीज है जो रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन को लीड करेगी। फ्री रोटेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन की फ्री रोटेशन की वजह से ही तो रेसिमिक मिक्सचर मिलता है यहाँ पे, क्योंकि उसमें फ्रंट साइड से भी अटैक हो जाता है, बैक साइड से भी अटैक हो जाता है, तो फर्स्ट कंडीशन तो नहीं हो सकती। टू स्टेप मैकेनिज्म ना, इट कांट बी द आंसर। टू स्टेप मैकेनिज्म से हमें सिर्फ ये पता लगता है कि ये जो रिएक्शन है ये स्लोवेस्ट स्टेप के ऊपर डिपेंड करती है, मतलब सेकेंड स्टेप के ऊपर डिपेंड करती है, उसका रिटेंशन से कोई लेना देना नहीं है। थर्ड, अच्छा, डी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यू नो दैट अगर किसी भी कंडीशन में SN1 ऐसी रिएक्शन है कि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है, तो उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होती है कि वो बेटा बेसिक एसिडिक हाइड्रोजन को वहाँ से निकालने की कोशिश करता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले बेस की तरह अटैक करेगा, बाद में ये न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करता है, तो वो तो एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा, और अगर एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा तो इसका मतलब वहाँ पे तो हमारे एल्कीन्स बनेंगे, और एल्कीन्स बनेंगे तो दैट मीन्स उसकी सिलेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन होगी, तो ये भी नहीं हो सकता। तो लास्ट ऑप्शन क्या बनता है बेटा, सी, दैट इज नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन होने की वजह से अटैक सिर्फ एक ही साइड से हो पाता है, और उसकी वजह से क्या होती है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो आई थिंक इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी होगा। यस, तो यहाँ पे क्या है कि जब नेबरिंग ग्रुप की पार्टिसिपेशन हो जाती है ना, तो वो बेटा एक ब्रिज बना लेते हैं कार्बोकेटाइन के साथ, और जब वो ब्रिज बना लेते हैं तो इसका मतलब सिर्फ एक ही साइड से अटैक हो पाता है, वो किसी साइड से अटैक नहीं हो पाता, तो वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन रिटेंशन रहती है। तो ये ब्रिज इंटरमीडिएट बनाते हैं, जिसकी वजह से प्लेनर अटैक नहीं हो पाता और वो रिटेंशन को फेवर करता है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, मुझे इसका आंसर देंगे कि क्या होगा। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे दो कार्बन अवेलेबल हैं, तो मुझे बताएंगे यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कि सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन अपीयर इन द एग्जाम एज वेल। तो आप लोग मुझे इसका आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। चलिए, the number of possible enantiomers pairs that can be produced during monochlorination of 2-methyl butane. It's a very important question. यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि कितने टाइप के इनैंशोमर्स, अभी देखिए स्टीरियो आइसोमर्स नहीं पूछे इन्होंने, स्टीरियो आइसोमर्स के लिए तो आपने फॉर्मूला लगा दिया 2⁻n। अब यहाँ पे स्टीरियो आइसोमर्स नहीं है, वो स्पेसिफिकली आपको पूछ रहे हैं कि यहाँ पे कितने इनैंशोमर्स बनेंगे और किस रिएक्शन में, 2-मिथाइल ब्यूटेन की जब क्या होगी, मोनोक्लोरिनेशन होगी। अब हम करके देख लेते हैं, पहले 2-मिथाइल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो 2-मिथाइल ब्यूटेन दैट मींस 4 कार्बन्स आर प्रेजेंट हियर, और 2 पे क्या प्रेजेंट है बेटा, मिथाइल। चलिए इसको आगे ही कर लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे स्पेस की थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो देखिए 2-मिथाइल CH3 CH CH3 CH2 CH3, ये स्ट्रक्चर हुआ बेटा 2-मिथाइल ब्यूटेन का। अब इसकी क्या करनी है बेटा, मोनोक्लोरिनेशन करनी है। मोनोक्लोरिनेशन कहाँ कहाँ कार्बन पे पॉसिबल है, अगर आप देखेंगे बेटा ये दोनों जो कार्बन है, ये दोनों कार्बन तो क्या है, सिमिलर एनवायरनमेंट में है, मतलब इन पे एक ही टाइम पे एक क्लोरिनेशन होगी, दोनों पे एक ही बार हो सकती है, तो मतलब ये दोनों एक क्लोरीन को शिफ्ट कर पाएंगे, चाहे आप कहीं पे भी कर लें। एक ये वाला कार्बन है, यहाँ पे भी क्लोरीन आ सकता है, एक इस वाले कार्बन में हाइड्रोजन को शिफ्ट करके क्लोरीन आ सकता है, और एक CH3 वाले में क्लोरीन आ सकता है। मतलब ये 4 एनवायरनमेंट हमारे पास प्रेजेंट है जिसके पास मोनोक्लोरिनेशन हो सकती है। अब देखते हैं कैसे होगा बेटा, अगर मान लो ए कार्बन पे होती है, इन दोनों में ए में से किसी पे भी होती है, तो क्या बनेगा, Cl CH2 CH CH3 CH2 CH3। फर्स्ट तो ये हो गया बेटा ए, जब ए के ऊपर किसी, जो ये ए वाले कार्बन है, अगर इनके ऊपर मोनोक्लोरिनेशन हुई है, अगर बी कार्बन पे मोनोक्लोरिनेशन होती है तो क्या बनता है बेटा, C CH3 Cl CH2 CH3, ये पॉसिबिलिटी है। अगर बी कार्बन पे होता है, ये बी कार्बन के लिए, अगर सी कार्बन पे होता है तो क्या बन सकता है बेटा, CH3 CH CH3 CH Cl CH3, और अगर डी कार्बन पे शिफ्ट होता है तो CH3 CH CH3 CH2 CH2 Cl, ये 4 पॉसिबिलिटीज हमारे पास प्रेजेंट है जहाँ पे हमारे पास मोनोक्लोरिनेशन पॉसिबल है। अब अगर आप एक बार देखें, यहाँ पे इनैंशोमर्स क्या है बेटा, उनके पास कोई कायरल सेंटर अवेलेबल होना चाहिए, और उसकी क्या होनी चाहिए, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बननी चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये वाला जो कार्बन है, इस वाले कार्बन में टोटली चारों के चार जो कार्बन है वो क्या है, डिफरेंट, चारों के चार। यहाँ पे हमारे पास कायरल सेंटर अवेलेबल है, और अगर कायरल सेंटर अवेलेबल है तो इसकी नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज भी बन जाएगी, तो यहाँ पे तो ये इसका इनैंशोमर बनेगा, करेक्ट है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें, क्या यहाँ पे बनेगा बेटा, यहाँ पे तो 2 CH3 सेम हो गए, तो ये वाला तो कायरल कार्बन है ही नहीं, तो मतलब ये इनैंशोमर नहीं बन सकता। क्या इसमें इनैंशोमर पॉसिबल है,
आप ये देखें कि ये वाला जो कार्बन है ये कायरल है, HCl CH3 और ये बाकी डिफरेंट ग्रुप, दैट मीन्स ये भी एनांशोमर बन सकता है। क्या ये एनांशोमर बन सकता है? यहाँ पे फिर से नहीं बन सकता। यहाँ पे क्या है बेटा, 2 CH3 प्रेजेंट है, तो यहाँ पे कोई भी कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं है। तो एनांशोमर के लिए आपको सिर्फ ये देखना है बेटा कि वहाँ पे कायरल सेंटर अवेलेबल होना चाहिए। वैसे अगर हम थ्योरेटिकली पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं, जो नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होती है। तो आई थिंक यहाँ पे सिर्फ 2 ही एनांशोमर्स पॉसिबल हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बनेगा दैट इज 2. The number of possible enantiomers pair that can be produced during monochlorination will be 2. चलिए, yes, which describe epimers correctly. ये तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। अगर आपके पास सिर्फ सिंपल क्वेश्चन आएगा कि एपिमस क्या होते हैं, तो एपिमस ऐसे होते हैं बेटा जो सिर्फ एक ही स्टीरियो सेंटर पे क्या होते हैं, डिफर करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। जो एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, उसके बाद ऑल स्टीरियो सेंटर पे अगर वो डिफर करते हैं तो उनको हम डिपेंडिंग अपॉन इनैंशियोमर्स भी बोल सकते हैं और उनको डायस्टीरियोमर्स भी बोल सकते हैं। तो ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। जो सिर्फ एक ही स्टीरियो सेंटर पे चेंज होते हैं या डिफर करते हैं उनको हम बोलते हैं एपिमर्स। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एल्कीन। कौन सी एल्कीन इनमें से ऐसी है जो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को रखती है? अब जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है बेटा, 2 फॉर्म बनती है, या तो सिस एंड ट्रांस या फिर ई एंड जेड। जो मैंने आप लोगों को भी ई एंड जेड वाला क्वेश्चन लिया था, या तो ई जेड बनती है या फिर सिस ट्रांस बनती है। अब अगर किसी भी कंपाउंड को अगर जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करना है तो वहां पे जो दोनों कार्बन प्रेजेंट है उनके पास क्या होना चाहिए बेटा, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होने चाहिए। सिंपल सी बात। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए मान लीजिए इस टाइप का है ABC, और मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास A प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ए अगर डिफरेंट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज ट्रांसफॉर्म। और अगर यहाँ पे C डबल बॉन्ड C, अगर A और A दोनों सेम साइड पे प्रेजेंट हो गए तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज सिस फॉर्म। अब यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा ऐसा है, 2 मिथाइल प्रोपीन। सबसे पहले 2 मिथाइल प्रोपीन को देखते हैं। टू मिथाइल प्रोपीन, C 3 कार्बन आर प्रेजेंट, 2 प्रोपीन और 2 पे क्या है बेटा, मिथाइल CH3। तो ये बन गया दैट इज CH2 CH3। आप यहाँ पे देखेंगे बेटा, अगर हम डबल बॉन्ड के अराउंड एक बार देखो, इसको डबल बॉन्ड के अराउंड देखो, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो CHH, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हो, दैट इज, यहाँ पे H नहीं आएगा, यहाँ पे लिखेंगे आप CH3। तो ये तो कोई भी सिस ट्रांसफॉर्म को शो नहीं करेगा। मैंने अभी आपको बताया कि 2 उसमें एलिमेंट ऐसे होने चाहिए जो सिमिलर होने चाहिए। यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं है, तो यहाँ पे ये शो नहीं करेगा। ये वाला जो कंपाउंड है ये शो नहीं करेगा। ठीक है, 2 ब्यूटीन को देखते हैं बेटा, एक बार चेक करते हैं 2 ब्यूटीन को। 2 ब्यूटीन 1 2 3 4, और यहाँ पे 2 ब्यूटीन है, दैट इज CH3 CH। अगर मैं इसको डिफरेंट वे में लिखूं, C डबल बॉन्ड C, एक यहाँ पे बेटा CH3 प्रेजेंट है, एक साथ में H प्रेजेंट है, इधर भी एक H प्रेजेंट है और एक CH3 प्रेजेंट है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो सिमिलर एलिमेंट्स हैं वो क्या है बेटा, अपोजिट साइड प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ये वाली कौन, जो मैंने फॉर्म ड्रॉ की आपके सामने, ये कौन सी फॉर्म है, ट्रांस। अगर आप सिमिलर साइड कर दोगे तो क्या बन जाएगी, सिस। तो यहाँ पे सिस ट्रांसफॉर्म इज पॉसिबल। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हम कह सकते हैं कि जो बी है वो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा। बाकी वाले ऑप्शंस को भी आप चेक कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आई थिंक सो कि बी ही होगा, यस बी। चलिए, विच वन एग्जिबिट प्लेनर कायरलिटी। इसमें से कौन से ऐसे हैं जो प्लेनर कायरलिटी को दिखाते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लेनर कायरलिटी का मतलब क्या हो गया बेटा, कि उसके अंदर कोई प्लेन ऐसा प्रेजेंट है जो कि उसको क्या कर सकता है, डिफ्रेंशिएट कर सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक बार, प्लेनर कायरलिटी को, ट्यूब्यूटेनॉल के पास तो बेटा कायरल सेंटर ही अवेलेबल नहीं होता। टोलिन क्या होता है कि बेंजीन रिंग, और उसके पास क्या प्रेजेंट होता है बेटा, CH3। ठीक है, तो ये तो हमारे पास नहीं होगा। साइक्लोप्रोपेन ये हो गया, तो ये तो वैसे ही एक कायरल है। तो क्वेश्चन क्या रहता है बेटा, ए ही रहता है, दैट इज सब्स्टिट्यूटेड फेरोसिन। क्वेश्चन आप लोगों के लिए, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर कि फेरोसिन कौन सी मेटालिक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फेरोसिन का स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, फेरोसिन हम क्या कहते हैं कि हमारे पास Fe प्रेजेंट होता है और उसके साथ C2H5 साइक्लोपेंटाडाइनाइल की 2
रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। तो जब तक ये सिर्फ दोनों प्रेजेंट है तब तक तो ये एक कायरल है, तब तक तो कायरल हो ही नहीं सकता। लेकिन जैसे ही वो सब्स्टिट्यूटेड हो गया, उसके ऊपर कुछ सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट है, एफपी के साथ आप सीपी और सीपी और यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूशन हो जाती है आर, तो उसका मतलब वहां पे क्या प्रेजेंट हो जाएगी बेटा, कायरलिटी, प्लेनर कायरलिटी प्रेजेंट हो जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर इट। यस, जो सब्स्टिट्यूटेड फेरोसीन होते हैं उनके पास असिमेट्री होती है, उनके पास कैसा स्ट्रक्चर होता है बेटा, सैंडविच स्ट्रक्चर होता है फेरोसीन का, और ये प्लेनर कायरलिटी को शो करेंगे। वेरी सिंपल क्वेश्चन। यस, आप बताएंगे कि विच स्टेटमेंट अबाउट द मीजो कंपाउंड इज करेक्ट, इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो मीजो कंपाउंड के रिलेटेड करेक्ट है। क्या वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं? नो, इट कांट बी। प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जो रोटेट कर देते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, और हमें पता है कि जो मीजो कंपाउंड होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो दैट मीन्स इनके पास सेकंड दिया है, क्या ये इंटरनल सिमेट्री रखते हैं? यस ऑफ कोर्स, इनके पास इंटरनल सिमेट्री होती है। दे फॉर्म रेसिमी मिक्सचर? नो, इट कांट फॉर्म, दे कांट फॉर्म द रेसिमी मिक्सचर। उसके बाद है दे लैक स्टीरियो सेंटर, नहीं इनके पास स्टीरियो सेंटर होता है, लेकिन इनके पास क्या है, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होने की वजह से ये क्या बन जाते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव बन जाते हैं। तो आई थिंक सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि इनके पास इंटरनल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो स्टीरियो, कौन से स्टीरियो केमिकल डिस्क्रिप्टर को यूज किया जाता है एलीन्स के लिए। एलीन्स के लिए कौन से स्टीरियो केमिकल डिस्क्रिप्टर को यूज किया जाता है? अब एलीन्स क्या होते हैं बेटा, जब सारे डबल बॉन्ड किसी कार्बन के साथ प्रेजेंट हो तो उनको हम एलीन्स बोलते हैं। और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, नहीं आर एस कन्फिग्रेशन तो हमारे पास नॉर्मल कंपाउंड्स के लिए होती है, ई जेड जियोमेट्रिकल के लिए होती है, पीएम, यस पीएम होती है, पीएम जो होती है वो हमारे पास एलीन्स के लिए डिस्क्रिप्शन यूज की जाती है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, पी को बोला जाता है राइट हैंडेड हेलिकल, और जो हमारे पास एम है उसको क्या बोला जाता है, दैट इज लेफ्ट हैंडेड हेलिकल। तो आपको ये याद रखना है कि एलीन्स के पास कायरलिटी होती है और दो टाइप से उनकी कन्फिग्रेशन को दिखाया जाता है, एक पी को बोला जाता है राइट हैंडेड, और एम दैट इज लेफ्ट हैंडेड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज सी, पी एंड एम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, विच रिएक्शन इज स्टीरियो स्पेसिफिक, कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो स्टीरियो स्पेसिफिक होती है? अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने अभी आप लोगों को बोला भी था कि क्वेश्चंस को ऐसे रिलेट किया जाता है स्टीरियो केमिस्ट्री से ऑर्गेनिक रिएक्शंस के साथ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन देखिए बेटा कहीं से भी हो सकती है, क्योंकि वहां पे प्लेनर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल मैंने CH4 लिया और यहाँ पे मुझे हेलोजिनेशन करनी है Cl2H लाइट की प्रेजेंस में, तो ये क्या बनता है बेटा, CH3Cl बनता है। तो यहाँ पे स्टीरियो स्पेसिफिसिटी शो करना इट्स नॉट ईजी, ठीक है, उसको तो नहीं कह सकते कि वो स्पेसिफिकली स्टीरियो स्पेसिफिक होगा। उसके बाद SN1 हाइड्रोलिसिस, SN1 हाइड्रोलिसिस कार्बोकेटाइन के थ्रू होती है, और वहाँ पे स्टीरियो स्पेसिफिक कैसे हो सकता है, वहाँ पे तो दोनों ही बनते हैं, रेसिमिक मिक्सचर बनता है, 50% हमारे पास बैक साइड अटैक होता है, 50% फ्रंट साइड अटैक होता है। नाइट्रेशन भी नहीं हो सकता। ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रोमिनेशन जो होती है एल्कीन की बेटा, वो किसकी फॉर्मेशन करती है, ब्रोमियम आयन की फॉर्मेशन करती है। जब आप किसी एल्कीन की ब्रोमिनेशन करते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर आपने यहाँ पे Br2 की प्रेजेंस में करी तो ये Br2 क्या करता है बेटा, इसके पास अटैच हो जाता है आके, और जब हो जाता है तो एक ब्रोमीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और एक के ऊपर क्या आ जाता है, नेगेटिव। मुझे आप लोग ये क्वेश्चन बताएंगे, यहाँ पे जो Br का अटैक होता है वो पहले एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है या एज अ इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है? Br दोनों की तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी और न्यूक्लियोफाइल की। लेकिन ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, मुझे बताएंगे सबसे पहले Br एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा या एज एन इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा? तो यहाँ पे जब ये अटैक होता है ना बेटा, तो ये एक रिंग फॉर्मेशन हो जाती है और बाद में हमारे पास ब्रोमियम आयन बन जाता है। एक Br को निकाल देते हैं तो इस तरह से ब्रोमियम आयन बनता है। तो जो दूसरे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा बेटा, वो दूसरी साइड से अटैक होगा और ये ब्रोमीन यहाँ से इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा। तो ब्रोमिनेशन जो है एल्कीन की, वो स्टीरियो स्पेसिफिक होती है। यस, इसमें लिखा है बेटा विच स्टीरियो केमिकल फीचर डज लैक्टिक एसिड प्रोसेस। लैक्टिक एसिड कौन सी स्टीरियो केमिकल फीचर को दिखाता है? ये आप लोगों के लिए एक पार्ट है। मुझे बताइएगा एट्रोपी आइसोमेरिज्म क्या होता है? यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इन द स्टीरियो केमिस्ट्री, यू विल टेल मी। और अगर आप लोगों को नहीं आएगी तो मैं नेक्स्ट सेक्शन में आप लोगों को बताऊंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। उसके बाद हेलिकल कायरलिटी, लैक्टिक एसिड के पास हेलिकल कायरलिटी, इनके पास क्लास, यस इनके पास क्या होती है बेटा, क्लासिकल पॉइंट कायरलिटी प्रेजेंट होती है। लैक्टिक एसिड के पास क्या होते हैं, क्लासिकल कायरल कार्बन प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि उसके पास सारे के सारे डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं। तो अगर आप लैक्टिक एसिड का देखेंगे तो हम क्या कहते हैं, CH3 CH C डबल बॉन्ड OH, ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास लैक्टिक एसिड के साथ सारे के सारे जो पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। दैट मीन्स लैक्टिक एसिड के पास पॉइंट कायरलिटी प्रेजेंट होती है।
रेसिमी मिक्सचर शोज विच प्रॉपर्टी, रेसिमी मिक्सचर किस प्रॉपर्टी को शो करता है बेटा? क्या वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता है? नो। रेसिमी मिक्सचर के अंदर तो डेक्सो रोटेटरी और लिवो रोटेटरी दोनों प्रेजेंट होते हैं, और दोनों प्रेजेंट होने की वजह से लाइट बिल्कुल भी रोटेट नहीं कर पाती है। तो आई थिंक देख के ही पता लग रहा होगा कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं करते, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? बी। ठीक है, तो रेसिमी मिक्सचर में क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज बी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को घर के लिए पहले से ही दे दिया है, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर बताएंगे, जो मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेफ्ट किया था। तो आज के लिए यही क्वेश्चंस हैं। थैंक यू सो मच, है ना। और दूसरी बात देखिए बेटा, जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो बहुत बहुत वाइड है, और इसके लिए आपको सिर्फ इनकी टर्म्स पता होनी चाहिए। स्टीरियो केमिस्ट्री में आपको सिर्फ टर्म्स पता होनी चाहिए, तो आप जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन किए जाएंगे आप उनको इजीली टैकल कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा यहाँ से जो इंपॉर्टेंट है वो कन्फिग्रेशन, RS कन्फिग्रेशन हो गई, EZ कन्फिग्रेशन हो गई, सिस ट्रांसफॉर्म हो गई, जो क्वेश्चन मैंने लिए भी हैं, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर आपका फिर भी कोई डाउट है, आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक को आप पढ़ना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि लाइव सेशन लिया जाए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। वी विल ट्राई कि हम स्पेसिफिक टॉपिक के अंदर एक लाइव सेशन लेके उसको थॉरोली कवर करने की कोशिश करें, राइट। और दूसरी बात, हम कोशिश कर रहे हैं कि फ्रॉम आइदर मंडे और ट्यूसडे हम ऑनलाइन क्लासेस को शुरू कर सके, लाइव क्लासेस को शुरू कर सके। और इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन मुझे अपना कंफर्मेशन एक बार ज़रूर बताइएगा कि हाँ मैम हम चाहते हैं कि हम जो मिक्स्ड MCQs प्रैक्टिस करें वो हम लाइव प्रैक्टिस करें, ताकि आप साथ साथ आंसर दें तो हमें पता लगे कि आप लोगों की कितनी तैयारी है, आप लोग कहाँ पे फंस रहे हैं, कहाँ पे आपको कंसेप्ट को समझाना पड़ेगा, ताकि आप इजीली उसको टैकल कर पाएँ। और इससे अलग अगर कोई क्वेरी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। एंड वेरी वेरी थैंक यू। आई होप कि आप लोगों को ये सेशंस पसंद आ रहे होंगे। हमें अपनी फीडबैक हमेशा देते रहिए, बताते रहिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर कि हम ये चाहते हैं, या इस टाइप के वट एवर यू डिज़ायर यू कैन टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच अगेन, बाय बाय।